अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब आते हैं हम किस पर, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन एन एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रा। देखिए जी, डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? डिस्क्रीट का मतलब यही होता है कि अलग अलग एनर्जी लेवल्स जो होते हैं एटम के अंदर, हमें बोहर्स ने बताया था। क्योंकि रदरफोर्ड ने ये बात इस तरह से एक्सप्लेन नहीं की थी जिस तरह बोहर ने की। बोहर ने ये कहा कि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसकी जो ऑर्बिट के अंदर एनर्जी होती है उसे हम स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। स्टेशनरी स्टेट का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है ना, ये बात हमने डिस्कस की थी कि लेट से अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है वो एक ऑर्बिट है, ठीक है, इस तरह से, और इसके अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हुए ये रेडिएट नहीं करेगा, और इस स्टेट को या इस ऑर्बिट में जो इसके पास एनर्जी है उसे हम स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल भी कहते हैं। स्टेशनरी स्टेट, और स्टेशनरी स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस वक्त रेडिएट नहीं कर रहा। और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लेवल जहां पर ये इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को क्या करता है, इसके रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ वही हो सकती है जहां पर इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका, h/2 पाएगा। ये बोहर्स का पोस्टुलेट था। अब यहाँ पे अगर हम ये देखें कि इलेक्ट्रॉन अगर क्या करे, एनर्जी एब्सॉर्ब करे, तो लेट्स से मैं यहाँ पे शो करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्सॉर्ब करे, तो जैसी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा कहाँ चला जाएगा, हायर स्टेट में। और अगर इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से एनर्जी लूज करे तो कहां आ जाएगा, लोअर स्टेट। ये जो इसकी हायर स्टेट और लोअर स्टेट में आने की जो ट्रांजिशन है, इसको यहां पर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के तौर पर। और ये ट्रांजिशन दो तरह से होती है, एक एक्साइटेशन और एक डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन कब होगी? एक्साइटेशन तब होगी जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी टू मूव फ्रॉम, to move from lower to higher, lower to higher। तो ये तो आपके पास है कि एक्साइटेशन से क्या मुराद है। फिर डी एक्साइटेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को मैंने यही बताया कि जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और वो एनर्जी डिफरेंस होगी किसका, जो हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट की एनर्जी है उसका। तो हम लिखते हैं एल इलेक्ट्रॉन रिलीजेस, रिलीजेस एनर्जी, एनर्जी व्हेन, when it moves from, it moves from higher to lower, lower energy level, lower energy level। अब जरा देखें, इसको डायग्राम के जरिए भी देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर हम यहाँ पर यही दो स्टेट्स ड्रॉ कर लेते हैं। इन स्टेट्स के अंदर एक को मैं एक्साइटेशन के लिए ड्रॉ करता हूँ कि एक जगह हम ये शो करते हैं कि एक्साइटेशन जो है वो कैसे हो रही है, और एक में हम शो करते हैं डी एक्साइटेशन जो है वो किस तरह से हो रही है। डी एक्साइटेशन, ठीक है जी। सिंपलेस्ट एलिमेंट ले लेते हैं हाइड्रोजन का। अब यहाँ पर अगर मैं स्टेट को ड्रॉ करूं तो वो इस तरह से है कि ये आपके पास है E1, E2 और E3। ठीक है, सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया। अगेन एनर्जी E1, E2 एंड E3। ठीक है, अब देखें कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेट से ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, फोटोन आता है बाहर से। ठीक है, और फोटोन के पास क्या होती है, एनर्जी होती है, एब्जॉर्ब्ड फोटोन। तो जब यहां से जो फोटोन है वो एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चला जाता है, हायर स्टेट में। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो
एनर्जी आपके पास आई है E1 से E3 तक, ये एनर्जी कहाँ से आई है? ये एनर्जी बाहर से आई है, जो कि फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को दी है। इसे कहते हैं एक्साइटेशन। अब डी एक्साइटेशन के अंदर क्या होगा? तो डी एक्साइटेशन के अंदर जाहिर सी बात है कि एनर्जी अब्जॉर्ब हुई हुई है, और ये एनर्जी की वजह से ये इस स्टेट के अंदर मौजूद है। अगर ये क्या करे, इमिट कर दे उस एनर्जी को, तो वो जब एनर्जी को इमिट करेगा, तो इस इमिटेड फोटोन के पास जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी डिफरेंस होगा किसका? जहां पर वो फोटोन क्या हुआ है, आया। और इस डिफरेंस को हम किस तरह लिखेंगे कि ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो इक्वल होगा E3 माइनस E1 का। ठीक है ना, क्योंकि E3 वो हायर एनर्जी है और E1 क्या है, लोअर एनर्जी है। इसका जो भी डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, En के। और यहाँ पर जो En है वो फोटोन की एनर्जी है, जो कि इक्वल होगी किसके, HF के। और ये एनर्जी उतनी ही होगी जितना डिफरेंस होगा। इसीलिए अगर आप देखें तो हाइड्रोजन से निकलने वाली जो एनर्जी है वो किस रेंज में लाई करती है, तो वो तीन ही रेंज में लाई करती है, एक इंफ्रारेड, एक विजिबल, और एक अल्ट्रावायलेट। क्योंकि इसमें जो आपके पास डिफरेंस ऑफ एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप बात करें मोलिब्डेनम की, टंगस्टन फिलामेंट की, तो वहां पर जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है। और ये बात हम आगे जाकर पढ़ेंगे भी कि एक्सरेज के अंदर जो एक्सरेज इमिट आउट होती है वो भी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। लेकिन एक्सरेज में क्योंकि एक्सरे की एनर्जी ज्यादा है, इट मींस जब ट्रांजिशन होगी बहुत हाई एनर्जी स्टेट्स के दरमियान में, तब जाकर जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी का फोटोन होगा वो किसके बराबर होगा, वो एक्सरे के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपके पास है एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से रिलेटेड। तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हर एनर्जी लेवल के पास एक एनर्जी है, और उन एनर्जी का डिफरेंस जो होता है जब फोटोन इमिट आउट करता है, और उस फोटोन को हम क्या करें, ऑब्जर्व करें फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो वो एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है। और अब हम उस स्पेक्ट्रम को ही जानना चाहते हैं कि वो स्पेक्ट्रम क्या होगा और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए स्पेक्ट्रम के बारे में सबसे पहली बात कि स्पेक्ट्रम कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ इमिटेड एंड एब्जॉर्ब बाय एटम एंड मॉलिक्यूल। कॉम्बिनेशन ऑफ frequencies frequencies emitted or absorbed by absorbed by atom और molecule। अब इस बेस पर हम स्पेक्ट्रम को यहां पर पढ़ेंगे। और स्पेक्ट्रम कितने टाइप्स के होते हैं, तो स्पेक्ट्रम होते हैं तीन टाइप्स के, गो के हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही है और उसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम, और ये बातें आपने केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ पढ़ी होंगी, लाइन स्पेक्ट्रम। इसी तरह दूसरा कहलाता है बैंड स्पेक्ट्रम, और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे जो लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइन वो एक्चुअली फॉर्म होता है किससे, एटम्स में ट्रांजिशन की वजह से। जो बैंड स्पेक्ट्रम है वो फॉर्म होता है मॉलिक्यूल्स में ट्रांजिशन की वजह से, जो मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन होती है। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है किससे, सन से या ब्लैक बॉडी रेडिएशन में से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन वैसे अगले चैप्टर्स के अंदर हमारा पार्ट भी है, वहां पर हम इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर के अंदर आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने नहीं बताया हुआ, तो हमने सिर्फ इस चैप्टर के अंदर लाइन स्पेक्ट्रम को स्टडी करना है, जो कि एटम्स के लिए होगा। और एटम्स में भी सिंपलेस्ट एटम जो कि हाइड्रोजन, हम इस हाइड्रोजन के लिए इस लाइन स्पेक्ट्रम को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए लाइन स्पेक्ट्रम में अगर आ जाए कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो लाइन स्पेक्ट्रम ये सेट ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ्स है जो कि ऑब्जर्व होती है एक सेपरेट लाइन के तौर पर। इस चीज को मैं अभी डायग्राम के जरिए भी आपको समझाता हूं कि लाइन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, उसके बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। फर्ज करें कि मेरे पास एक ट्यूब है जिसके अंदर गैस है, गैस इन ट्यूब। तो लेट से ये हाइड्रोजन गैस है, और इस हाइड्रोजन गैस को मैं क्या करता हूं, एक्साइट करता हूं। और कैसे एक्साइट करूंगा, तो देखें एक्साइट करने का तरीका होता है कि हम इसके अंदर इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर देते हैं, और उन इलेक्ट्रोड्स को मैं लगा देता हूं एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। ठीक है, प्लस माइनस। तो जब आप इसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करती है इस
गैस के अंदर। और ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब होता है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि तमाम जो एटम्स हैं इस गैस के वो एक्साइटेड हो जाएंगे। देन एक्साइटेड होने के बाद डी एक्साइट भी तो होना है ना उन्होंने, और जब वो डी एक्साइट होंगे तो इसमें से रेडिएशन इमिट आउट होगी। उस रेडिएशन को हम पास करवाते हैं स्लिट में से। ये स्लिट है। तो स्लिट के बारे में भी आप पढ़कर आए कि जब ये स्लिट में से पास होती है तो ये लाइट जाकर इंसिडेंट करती है एक लेंस पर, और इस लेंस का यही काम है कि ये लेंस इस पूरी रेडिएशन को प्रिज्म पे जाकर क्या करेगी, इंसिडेंट। ये है प्रिज्म। प्रिज्म का काम होता है लाइट को डिस्पर्स करना इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ। तो अब जब ये प्रिज्म से लाइट निकलेगी तो ये लाइट लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगी, क्योंकि यह डिफरेंट लाइन की वेवलेंथ जो होंगी इस डिटेक्टर पे जाके फॉर्म होगी। ये फोटोग्राफिक प्लेट या डिटेक्टर है जो क्या करेगा, यहां पर ये वेवलेंथ को ड्रॉ करेगा। तो ये जो आपको इस पूरी प्लेट पर लाइंस नजर आ रही है ना डिफरेंट वेवलेंथ की या डिफरेंट कलर की, इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी वेवलेंथ एक एक डिस्क्रीट या सेपरेट लाइन क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, और हर एक की फ्रीक्वेंसी है। इसको मैं कह दूं F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है। तो हर एक लाइन की अपनी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, ये स्पेक्ट्रम जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ कहलाता है। अब मैं स्टेटमेंट भी लिख देता तो आपको और बात क्लियर हो जाएगी कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। अ लाइन स्पेक्ट्रम इज अ लाइन स्पेक्ट्रम इज अ set of set of discrete discrete wavelength discrete wavelength or frequencies observed as observed as a separate lines a separate lines। अब जरा देखें तो जो बात मैंने आपको समझाई है वो क्या स्टेटमेंट में नजर आ रही है कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, ये सेट है किसका, डिस्क्रीट वेवलेंथ का। आप इसे वेवलेंथ भी लिख सकते हैं और यहां पर आप फ्रीक्वेंसीज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एफ लिखें या लैम्डा लिखें, एक ही बात है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उनको जब आप ऑब्जर्व करते हैं एज अ सेपरेट लाइंस, तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ है इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। और क्योंकि इसके अंदर लाइंस ऑब्जर्व हो रही है इस वजह से इसे क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। तो लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली क्यों फॉर्म होता है कि जब आपके पास एक स्मॉल एटम जो होता है वो एक्साइट और डी एक्साइट होता है, तो इस डी एक्साइटेशन में से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है वो आपके पास क्या करती है, एक एक लाइन को करस्पॉन्ड करती है, जिनकी एनर्जी जो होती है वो स्मॉल होती है। इसीलिए स्पेसिफिक एनर्जी ट्रांजिशन जो होती है उससे क्या होती है, फॉर्म होती है। अब इससे फायदा क्या होता है, इस स्पेक्ट्रम को पढ़ने का फायदा क्या है। तो देखें, इस स्पेक्ट्रम को पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप किसी भी एलिमेंट की यूनिकनेस को क्या कर सकते हैं या उसकी करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं अगर यहां पर लिखूं इस पॉइंट को तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट जो होता है उसकी एक यूनिकनेस होती है, हैज इट्स ओन हैज इट्स ओन यूनिकनेस। और इस यूनिकनेस की वजह से अगर हम जानना चाहते हैं कि उसमें क्या यूनिकनेस है तो हम उसके स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं। यूनिकनेस लाइन स्पेक्ट्रम या यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम, मेकिंग इट अ करेक्टरिस्टिक मेकिंग इट अ करेक्टरिस्टिक आइडेंटिफायर ऑफ दिस एलिमेंट, करेक्टरिस्टिक आइडेंटिफायर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब उस स्पेक्ट्रम से आपको क्या पता चलता है, आपको उस एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि सन के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, हमें कैसे पता चला, हम तो सन पे गए नहीं है। इसी तरह डिफरेंट स्टार्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, हमें कैसे पता चला, हम तो कभी उन स्टार्स पर गए नहीं है। तो वो कैसे पता चला, उनके स्पेक्ट्रम के जरिए। जब वहां से लाइट आती है और उस लाइट का हम स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हैं, उस स्पेक्ट्रम के स्टडी कर कर हम ये पता लगाते हैं कि उन एलिमेंट्स की क्या करेक्टरिस्टिक होंगी, वो किस किस तरह के एग्जिस्ट, किस किस तरह के वो एलिमेंट होंगे। तो ये यूनिक स्पेक्ट्रम हर एक एलिमेंट क्या करता है, फॉर्म। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके
हाथों में या आपके थंब पे एक इम्प्रेशन होता है ना, जिसे थंब इम्प्रेशन कहते हैं, बायोमेट्रिक। तो हर एलिमेंट का भी एक बायोमेट्रिक जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है, जो कि डिटेक्टर पे जब डिटेक्ट होता है तो हमें पता चलता है कि ये एलिमेंट कौन सा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाता है। अब यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम को हम दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ही है। तो यहाँ पर इस लाइन स्पेक्ट्रम को दो तरह से पढ़ा जाता है। एक कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम, एक कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम, और एक कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम, और एक कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब वन बाय वन अगर हम दोनों को डिस्कस करें कि इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर आपको किस तरह की जो है वो सीरीज ऑफ वेवलेंथ विजिबल होती हैं फोटोग्राफिक प्लेट या डिटेक्टर पर, और इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले इमिशन स्पेक्ट्रम को यहाँ पर डिस्कस करें कि जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो किस तरह का होता है। तो मैं यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रम को डिफाइन करता हूँ। इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि ये सेपरेट ब्राइट लाइंस पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है या बना होता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं कि एन इमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ, स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइंस, ब्राइट लाइंस ऑफ डेफिनेट, डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ on a dark background, on a dark background। अच्छा, अब ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम होगा वो एक्चुअली क्या होगा कि एक डार्क बैकग्राउंड पर आपको डिफरेंट कलर की लाइंस जो होंगी वो विजिबल होंगी। मैं जरा इसको आपको ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको आइडिया होगा कि दिखता किस तरह से। तो लेट से हम ये एक स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रहे हैं। इस स्पेक्ट्रम के अंदर ये मैंने एक पार्ट ले लिया और इसमें हम स्पेक्ट्रम को क्या करते हैं, पहले डार्क बैकग्राउंड ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है, डार्क बैकग्राउंड। अच्छा, और इस डार्क बैकग्राउंड के अंदर आपको इस तरह से क्या होंगी, लाइंस नजर आएंगी। ये देखिए, ये हो गई रेड, इसी तरह येलो, इसी तरह ब्लू, इसी तरह ग्रीन, इसी तरह पिंक। ठीक है। और तो डिफरेंट किस्म की जो है, डिफरेंट कलर्स की जो है वो आपको क्या होगी, यहाँ पे लाइंस क्या होंगी, विजिबल होंगी। ये हो गया आपके पास ग्रीन। ठीक है। इसी तरह इसको हम और डार्क कर लेते हैं, ब्लू। तो ये जो स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है ना, इसे हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या है, एन इमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइंस। अब ब्राइट लाइंस का मतलब यही कलरफुल लाइंस। और हर कलर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को। आप जानते हैं ना कि रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और ब्लू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। और ये किसके ऊपर बनाया जाता है, डार्क बैकग्राउंड पे। तो इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसका उल्टा होगा। उसके अंदर कलर बैकग्राउंड पर आपको ब्लैक कलर की क्या होंगी, लाइंस मिलेंगी। तो उसे भी हम लिख देते हैं कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इसकी स्टेटमेंट को भी जरा देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर इसका हम स्पेक्ट्रम फॉर्म करेंगे कि ये स्पेक्ट्रम किस तरह का नजर आता है। तो देखिए, इसके लिए लिखा जाता है कि एन एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम consist of, consist of dark lines, dark lines of a specific frequency, a specific frequency on a colored background,
कलर्ड बैकग्राउंड। तो अब देखिए इसका उल्टा हो जाएगा। अब मैं कोई कलर बैकग्राउंड इसमें ले लेता हूं और उस कलर बैकग्राउंड पर आपको जो डार्क लाइंस हैं वो क्या होंगी, विजिबल होंगी। तो लेट से ये हम एक स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रहे हैं कि येलो कलर का ब्लैक जो है वो बैकग्राउंड बनाया जाए। अब ये व्हाइट येलो कलर का बैकग्राउंड क्या शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सोर्स है ना वो ये एक येलो कलर की लाइट है, और इस लाइट में से, इस लाइट को जब आप पास कराते हैं ना किसी गैस में से, लेट से मैं कहता हूं यहां पर आपके पास जो है वो एक सिस्टम है जिसके अंदर गैस मौजूद है, ठीक है। अब होता यह है कि जब ये व्हाइट लाइट, सॉरी ये जो येलो लाइट है, ये येलो लाइट आप इसमें से गुजारते हैं, ठीक है, इस गैस में से। तो अब क्या होगा कि गैस में से कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और इसके अंदर से पास होने नहीं देंगे। लेकिन आप देखें मोस्टली लाइट तो इसके अंदर से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। अब होगा ये कि जब फोटोग्राफिक प्लेट पे इमेज बन रही होगी, यानी कि ये स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन के ऊपर जब जाकर इमेज बनेगी तो उस इमेज में ये होगा कि जहां पर लाइट पहुंच रही है वो बैकग्राउंड तो आपको येलो नजर आएगा, लेकिन जहां पर पार्टिकल उस लाइट के सामने आ गए, इसका मतलब उसके लिए वो ओपैक हो गए, तो वहां से तो वो लाइट पास नहीं हो सकेगी ना। और जब लाइट पास नहीं होगी तो वहां पर आपके पास इस तरह की डार्क लाइंस आना शुरू हो जाएंगी। और ये डार्क लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां पर लाइट एब्जॉर्ब हो गई है किसके अंदर, उन पार्टिकल्स में या उन गैसेस के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में यही होता है कि जब रेडिएशन पास होती है तो वो रेडिएशन जो होती है वो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड या ब्लैक कलर की जो है वो लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं ऑन अ कलर्ड बैकग्राउंड, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको ये रिप्रेजेंट करता है। अगेन बात दोनों के अंदर सेम ही है कि ये हम जो फॉर्मेशन होती है ये एक्चुअली पढ़ते ही इसीलिए ताकि हम उस एलिमेंट को स्टडी कर सकें, उसमें से जो निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज हैं या एब्जॉर्ब होने वाली फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। और ये जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।